नमस्कार दोस्तों। आज आपा लोग पूछा तारानगर का पूर्व एमएलए और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय जयनारायण जी पूनिया जी के सुपुत्र है डॉक्टर दिलीप जी पूनिया। आज आपा बात करांगा स्वर्गीय जयनारायण जी पूनिया जी की जीवनी के बारे में। बांगी बाता बताओगा आज बांगा सुपुत्र दिलीप जी पूनिया जो पूर्व प्राचार्य लोहिया कॉलेज रिटायरमेंट हुआ है और बात करांगा थे जी अपने मारे पूर्व एमएलए रहा है और पूर्व मंत्री भी रहा है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहा है। तो बांगे बारे में बताओ, मैं कदू बांगो जी जीवनी के बारे में बताओ थोड़ा, तो लोगों ने बेरो पड़ा। जीवनी बिल्कुल एक साधारण किसान परिवार से, ग्रामीण पृष्ठभूमि से शुरुआत की। शिक्षा उनकी लाखलान गांव में हुई थी। उस समय सरकारी व्यवस्था नहीं थी। गांव में ही आपस में कलेक्शन अनाज के बदले में शिक्षक पढ़ाने का काम करते थे, लेकिन ज़्यादा बच्चे उस समय नहीं हो पाए। इसलिए बाद में उनको लाखलान से बाद में फिर रतनपुरा उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली। इसके बाद वो संगरिया भी गए। उन्होंने बीएससी गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू से की, एलएलबी जयपुर से की उन्होंने, और उसके बाद में वकालत प्रारंभ कर दी। वकालत करते करते 77 में जब जनता पार्टी का राज आया और जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनी, तो उसके बाद उनसे कहा गया कि चुनाव लड़ें आप। तो 77 में पहली बार उनको जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, और वो इलेक्ट हुए। इलेक्ट होने के बाद में मंत्रिमंडल का जब दोबारा विस्तार हुआ 78 फरवरी में, तो उस समय उन्हें केंद्रीय स्टेट कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग, पहली बार इलेक्ट होने के बाद भी उनको पीडब्ल्यूडी, फूड एंड सिविल सप्लाईज और फ्लड एंड फैमिन रिलीफ का उनको काम दिया गया। तारानगर राजगढ़ अपनो जो क्षेत्र हो अपने चूरू जिले के भाई ने कोई काम करवाया है। 1978 में मंत्री बने थे वो, दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में। तो उस समय हमारे क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण काम तो पीडब्ल्यूडी का था। बहुत सी जो मुख्य कस्बों को जोड़ने वाली जो सड़कें थी वो उसी समय उनके कार्यकाल के दौरान स्वीकृत हुई थी, और पहली बार हमारे क्षेत्र में किसी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा काम उस समय हमारी शुरुआत हुई थी। उस समय तो फ्लड फैमिन रिलीफ भी था उस समय, मुझे याद है अच्छी तरह से। एक बार अतिवृष्टि के कारण एक बार अकाल भी पड़ा था। काफ़ी कुछ उस दौरान हमें दोनों तहसीलों को, राजगढ़ तारानगर दोनों तहसीलों को प्राप्त हुआ। यहाँ मनीराम जी विधायक हुआ करते थे, वो भी उनके बहुत निजी थे, खास थे, साथ ही मिलके रहते थे और हर समस्याओं के लिए वो साथ ही वो समाधान के लिए प्रयास भी करते रहते थे। 1985 में तारानगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा जनता पार्टी के सिंबल पे, लेकिन उस समय सरकार कांग्रेस की बनी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए जो कुछ भी उनसे हो सकता था, क्योंकि पुराने अनुभवी हो गए थे, तो उनको पता था कि किस तरह की हमारे क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, इनका कैसे समाधान किया जाए, तो उन्होंने काफ़ी कुछ प्रयास किया था। 2013 में जी आप कौन सा काम करवाया था ने कभी कोई बात बताई? नहीं, वो बातें तो जो प्रपोजल्स बनते थे घर से हम देखते रहते थे, कहाँ कहाँ क्या क्या स्वीकृतियाँ मिलती हैं। समस्याएं पहले से ही ध्यान में थी, कहाँ कुछ क्या लिया जा सकता है, कैसे अपने क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए। उस समय जो भी प्राथमिक सुविधाएं जो हमारी होनी चाहिए थी, जैसे कहीं सब सेंटर्स मेडिकल के खोलने हो या पशु चिकित्सा से संबंधित खोलने हो, या ऑलरेडी हमारी पीएचसी सीएचसीज हैं उनको प्रमोट करना, इस हॉस्पिटल में भी नंबर ऑफ़ बेड्स को बढ़ाना। सड़कों के बारे में भी मिसिंग लिंक्स वगैरह गाँव में जितनी सड़कें थी उनको स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से, डिग्गियों के माध्यम से, लाइट की व्यवस्था उस समय बहुत ज़्यादा सुधार करने का उन्होंने प्रयास किया। बहुत से उन्होंने जीएसएस जो नए 33 केवी के 11 केवी के ये जो स्टेशंस बना करके बहुत लंबे लंबे समय तक एक साथ लाइट चली जाती थी तहसील की। शहर को भी दो भागों में बांट करके दो बड़े बड़े अलग अलग ट्रांसफॉर्मर्स उनके जीएसएस बनाए थे, ताकि अल्टरनेट हमें वो सुविधा मिलती रहे। तो लाइट का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें सुधार के भी काफ़ी कुछ प्रयास किए थे। ड्रिंकिंग वाटर के समय उसमें भी वो जो भी पेयजल प्रोजेक्ट आए उनकी एक बढ़िया मॉनिटरिंग करके यहाँ हर गाँव हर घर तक, गाँव में बड़े कस्बों में उस समय क्योंकि शुरुआत थी
हमारे विधानसभा क्षेत्र के पांचों जो बड़े बड़े गांव थे, उन पांचों छह गांवों में शुरुआत उन्होंने की थी घर घर जल कनेक्शन ये लाइन लाने के लिए। और उस समय जो काम हुए थे साजिद भाई, आप देखना उसके काम में और अब जो काम चल रहे हैं उनकी तुलना करके आप देखो, उस समय जितना क्वालिटी का काम जो हुआ था, गांव वालों का जो सहयोग मिला था उनको, वो भी आसान्वित थे। और पहली बार चूंकि हो रहा था बड़े बड़े कस्बों में, राजपुरा, सात्यूं, बुचास, इन गाँवों में घर घर कनेक्शन के लिए उन्होंने वो प्रयास किए थे, बाएँ सावा। तो इनमें वो एक बहुत बढ़िया स्कीम थी कि घर घर तक उनको, इतने बड़े बड़े कस्बों में इतने वर्षों के बाद तक उनको पानी उपलब्ध नहीं था, तो वो पानी उपलब्ध कराने के प्रयास उनके द्वारा यहाँ किए गए थे। और कोई शिक्षा के क्षेत्र में वे कोई काम शिक्षा कर के क्षेत्र में उस समय कन्या महाविद्यालय उनके कार्यकाल में स्वीकृत हुआ और तभी उन्हें ज़मीन अलॉट की गई थी। हमेशा से वो राजनीति कम करते थे, सामाजिक सुधारक, सामाजिक विचारक ज़्यादा थे। बार बार हर एक कुरीतियों को छोड़ने के लिए, और बेसिक चीज़ है एजुकेशन के प्रति उनका हमेशा से ही सकारात्मक दृष्टिकोण रहा था। हर विधायक कोटे से जो भी फंड होता था, लगभग वो पैसा बहुत से सारे स्कूलों में, उस समय एक चलन शुरू हुआ था कि हर स्कूलों में शेड वगैरह बनाना, या जिस किसी के लिए भी स्कूल से जो डिमांड आती थी वो डिमांड अपने विधायक कोटे से पूरा करने की वो कोशिश करते थे। दोनों राजकीय महाविद्यालयों में इनमें भी काफ़ी कुछ उन्होंने अपने कोष से और राज्य सरकार से भी बजट स्वीकृत करवा के इन्होंने यहाँ पीजी खुलवाने में और में बहुत कुछ उन्होंने योगदान दिया था, प्रयास किया था इन सभी स्कूलों की दशा को सुधारने के लिए। तो ये उनका हमेशा से एक दृष्टिकोण रहता था कि ये बेसिक चीज़ें हैं, इन पे ज़्यादा जोर दो। उस समय ये गौरव पथ वाली भी स्कीम आई थी, हर गांव में एक एक 1.5 किलोमीटर के 2-2 किलोमीटर के गौरव पथ बने, जो पहली बार बने थे गाँव में। सीसी रोड नहीं होकर के पहले खुर्रे वगैरह बनते थे, वो गौरव पथ आज तक भी एक बेमिसाल हैं गाँव में। आज तक वो एक सफल योजना उनके कार्यकाल के उस दौरान वो लागू की गई थी। इसी प्रकार से बेसिक जो चीज़ें थी उन पे उनका हमेशा से ध्यान रहता था। समाज सुधार की वो ज़्यादा बातें करते थे और इन्हीं चीज़ों के लिए ज़्यादा बार हर जगह वो संघर्ष करते थे और इन्हीं बातों पे वो ज़्यादा जोर देते थे। राजनीतिक लाभ हानि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, वो केवल ये देखते थे कि इसमें किस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। सही चीज़ के लिए वो हर जगह अड़ जाते थे, बेबाक तरीके से वो सबके सामने भी बोल जाते थे, सही चीज़ के लिए अड़ जाते थे। केवल राजनीतिक लाभ के लिए या एक तात्कालिक वाहवाही के लिए उन्होंने कभी भी कोई ऐसा प्रयास नहीं किया, ये पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। हमेशा ही बैजिया राजस्थान के नेताओं तो जुड़े रहता ही रहता, और हरियाणा का भी बड़ा बड़ा नेता, दिल्ली का भी बड़ा बड़ा नेताओं जुड़े रहता है। मतलब ऐसा एक साधारण आदमी, मानो मतलब लोग बताते हैं पुराने समय की बात, जैसे गांधी जी के बारे में बताते हैं, मैंने वास्तव में देखा है। तो क्या आपको भी कभी वो इस प्रकार से रहने के लिए कभी कोई ऐसी बातें हुआ करती है आपके साथ? देखो साजिद भाई, सुबह बहुत जल्दी उठना, हमेशा 5 बजे उठने की उनकी आदत थी। सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, योगा भी काफ़ी कुछ वर्षों से करने लग गए थे। एक संयमित और नियमित जीवनचर्या थी उनकी। काम करने से कभी परहेज नहीं करते थे। घर पे बागवानी का, पेड़ पौधे लगाने का, धूप मेंटेन करने का बहुत शौक था। फिजिकल वर्क हमेशा वो करते रहते थे। कोई भी उटपटांग चीज़, तेल तली हुई चीज़ें, मिठाई वगैरह, इनका कभी उन्होंने शौक नहीं पाला। दिन में 20-20, 30-30 शादियाँ अटेंड करके आते थे, लेकिन वापस घर आते ही पूछते थे हाथ धोते हुए वाश बेसिन पे कि आज क्या सब्जी काहे की बनाई है, अभी क्या खाना है। और बिल्कुल साधारण भोजन, बाजरे की रोटी, देसी जो चीज़ें अपने दही छाछ वगैरह यही खाते थे और फिजिकल वर्क हमेशा वो करते थे। यही एक कारण रहा, कोई नशा पता नहीं था। यही एक कारण था, सुबह जल्दी उठना और दिनचर्या नियमित अपने काम करके 9-10 बजे तक, 8-9-10 बजे ड्राइवर को लेके बाहर निकल जाते थे। रोज़ाना उनका दिनचर्या रहती थी कि 2-4-5-10 गाँव में जब तक वो नहीं चले जाते, गाँव वालों से बहस नहीं कर लेते, सुख दुख नहीं पूछ लेते, यही उनकी एक डोज थी, यही एक खुराक थी। पिछले 1-1.5 साल कोरोना रहा तो बहुत मुश्किल से हमने उनको रोका था कि अब ये टाइम नहीं है बाहर जाने का, आपकी एज भी ज़्यादा है। बोले नहीं, मेरे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आगे अगला व्यक्ति भी तो वो चिंतित होता है, वो भी तो एंट्री नहीं देता है। तो उस समय छोटे भाई का मकान बन रहा था चरण सिंह के लिए, एक बच्चों के लिए अलग से, तो वो 1-1.5 साल उन्होंने वहाँ बिताया। लेकिन जो ही कोरोना का थोड़ा सा प्रभाव कम हुआ, फिर वो गाँव में निकल जाते थे। गाँव में चौपाल में बैठ के लोगों के साथ गप्पे मारना, बात करना, सुनना, सुनाना, यही उनका एक शौक था और यही उनकी एक खुराक थी जो उनके स्वास्थ्य का। 88 क्रॉस कर चुके थे, 89 वर्ष उनको चल रहा था। बार बार मेडिकल चेकअप करवाते रहते थे।
जब भी कभी डॉक्टर्स के पास बैठते थे, काफ़ी उनके दोस्त भी थे, बैठते थे, चेकअप करवाते थे, कभी उनको किसी तरह की कोई बीमारी कभी डायग्नोज नहीं हुई थी। वो बदकिस्मती मानो या क्या कहें कि अचानक दीपावली के दूसरे दिन रामा श्यामा करते करते सुबह 8:30 बजे बैठे थे, शाम को 6:30 बजे तक लगातार सीटिंग की है उन्होंने। आने जाने वाले उस दिन कम से कम 1500-2000 आदमियों से उन्होंने बातचीत की है, व्यक्तिगत रूप से भी लगभग सबसे मिले हैं। और वो अचानक शायद ये एक्सर्शन ज़्यादा होने के कारण हाई बीपी हुआ। पहले कभी बीपी बीमारी नहीं थी, तो अचानक हाई बीपी होने से ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट पे प्रेशर बढ़ गया। यही एक कारण रहा। बाकी इससे पहले उनको कभी कोई बीमारी किसी शरीर की, कभी कोई दांत की जाड़ की कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी आई टेस्ट करवाने के लिए चले गए, यही बीमारियां थी। बाकी उन्होंने कभी कोई बीमारी नज़दीक ही नहीं आनी थी। क्योंकि वो कभी प्रोटोकॉल में नहीं चलते थे, सिर्फ एक अपना ड्राइवर था, एक स्वयं थे। दिखावे की ज़िंदगी उन्होंने कभी नहीं जी। साजिद भाई, हर एमएलए को गार्ड मिलता है, बोल नहीं क्या खतरा है मेरे को, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। इन्हें लोग स्टेट प्रेसिडेंट थे, हरियाणा में सरकार थी, वो ब्लैक कैट कमांडो अलाउ करते थे। वो कहते थे जब भी आप हरियाणा में एंट्री करो तो जुम्पा पे सूचना दिया करो, आप अकेले आ जाते हो। एक बार सूचना दे दी तो वहाँ से एस्कॉर्ट गाड़ियाँ पीछे हो गई, जहाँ जहाँ गए। वो एक समझते थे कि इससे मिलने वाला अगले वाला व्यक्ति भी परेशान होता है, खुल के मिल भी नहीं सकते। उन्होंने दोबारा फिर कभी वहाँ गए तो सूचना ही नहीं दी। उन्होंने ब्लैक कैट कमांडोज अलॉट किए थे, 1-2 बार प्रोग्राम में साथ लेके बाद में मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं भाई, क्यों इनको अनावश्यक परेशान कर रहे हो, मेरे को कोई खतरा नहीं है। या वर्तमान समय में राजनेता इसको एक डेकोरम समझते हैं कि वो साथ जाएंगे तो जनता पे उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो इस दिखावे की ज़िंदगी कहीं नहीं जीते थे। वो बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से जो जैसा है वैसा ही अगले को दिखना चाहिए। भ्रम में मत रखो, धोखा मत दो किसी को, झूठा दिखावा मत करो, ये हमेशा उनके विचार रहे थे। तो उन्होंने कभी भी कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कभी नहीं लिया। हालांकि मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, तब भी मंत्रियों गार्ड्स को छोड़ करके निजी संपर्कों के यहाँ मिलने चले जाते थे। कई बार पिक्चर देखने तक भी चले गए थे अकेले। गार्ड्स को एज ए कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी गार्ड्स को छोड़ देते थे, बोल नहीं मुझे कोई खतरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है मुझे, आप निश्चिंत रहो, घर बैठो आराम करो। या गार्ड्स को वापस पुलिस लाइन भी भेज देते थे, वो कभी साथ नहीं रखते थे। कभी आपसे ये बात हुई कि भाई जो अपना राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है, मेरे बाद में जब मैं रिटायरमेंट हो जाऊँ राजनीति से या इस दुनिया में नहीं रहूँ, तो उसके बाद में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में आपको कभी प्रेरित किया? नहीं, ऐसा उन्होंने खुद ने कभी कुछ नहीं कहा। जिसमें योग्यता होगी वो बनेगा। ये कोई विरासत नहीं है कि किसी के नाम लिख जाएं। ये डेमोक्रेसी है और इसमें जनता चयन करती है। उन्होंने कभी व्यक्तिगत रूप से कभी ये इच्छा नहीं रखी कि मैं ही इनको किसी को प्रमोट करूं। ठीक है, जो जनता के बीच रहेगा, सुख दुख में साथ देगा, जनता जिसको योग्य समझेगी तो जनता अपने आप चयन करेगी। और यही उनके विचार थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये कोई विरासत है, आप इसको आप आपको सौंप के जा रहा हूँ, ये नहीं थे। ठीक, उन्होंने हमें बहुत बड़ा नाम दिया है, हमारी पीढ़ी के लिए तो वही बहुत पर्याप्त है। आज पूरे प्रदेश में नहीं, आसपास के स्टेट्स में भी, हम हरियाणा दिल्ली भी जब भी जाते हैं तो उनके नाम से ही हमारे पूरे परिवार की पहचान होती है, हमें एक अलग ही इज्जत सम्मान मिलता है। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी विरासत है। क्या आपको ये लगता है कि आने वाला समय है, आप उनके पचिनों पर चलकर उनके सपने, अधूरे सपने वो साकार करेंगे? बिल्कुल साजिद भाई, उनके जीवन काल में भी हमने कोशिश की है कि उन्होंने जो भी बातें रखी, जो भी सिद्धांत थे उनके, जो उनका व्यवहार था, उसके अनुरूप हमने पूरे परिवार ने हमारे चलने का प्रयास किया है। और आज भी हम उन्हीं के सिद्धांतों और उनकी संस्कार जो उन्होंने हमें दिए हैं, हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके नाम को बनाए रखें। इतनी एक बड़ी जो क्रेडिट, जो गुडविल हमें मिली है, इसको संजो के रखना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हमारे लिए यही प्रयास होगा कि हम उनके नाम में और उत्तरोत्तर वृद्धि करें, कहीं हमारे कारण से उनके नाम पर कोई आंच नहीं आए। ऐसा हमारे पूरे परिवार का हमेशा से प्रयास रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी हमारे यही प्रयास रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे गांधीवादी नेता स्वर्गीय जयनारायण जी के सुपुत्र डॉक्टर दिलीप जी पूनिया से हमने उनके कुछ किस्से सुने, हमने बताए,
हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले एपिसोडों में हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः उनको हम नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दलीप जी। धन्यवाद साजिद भाई और आपकी टीम को पूरी को। आज आप लोगों ने बहुत कुछ विचार साझा किए हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से जिन भी दर्शकों को पहुंचाएंगे उन सबको भी मेरा नमस्कार। और मैं भी अपने स्वर्गीय पिताजी को आज आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू।